अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और तो दूसरी तरफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपना तफसीली नोट जारी कर दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदूखेल की राय से इत्तफाक कर लिया है और साथ ही इसे 4-3 का फैसला करार दे दिया है। इस फैसले की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि कौमी सलामती कमेटी के उस इजलास की तफसीलात जिसके हवाले से कल ही तहरीक इंसाफ ने खदशात का इजहार कर दिया था, इसे मुतनाज़े बना दिया था, मगर इलामिये में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और उसका इलामिया भी सामने आया है, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसील से बात की गई है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की है और इजलास के इलामिये में कहा गया है कि कलअदम TTP से नर्म गोशे पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कात और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। दहशत गर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाजत दी गई और खतरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। वापस आने वाले खतरनाक दहशत गर्दों की वजह से अमन इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। इजलास में कौम और हुकूमत से मिलकर हमजहत जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें सियासी, सिफारती और सिक्योरिटी सतह पर कोशिशें भी शामिल होंगी। इजलास में एक आला सतह की कमेटी भी तश्कील दी गई है जो 2 हफ्तों में जामे ऑपरेशन पर अमल दरामद और उसकी हदूद से मुतालिक सिफारिशात देगी। कौमी सलामती कमेटी ने मुआशरे में नफरत अंगेजी, तकसीम की कोशिशों और रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीले प्रोपेगेंडा की मजम्मत की है। इस्लामिया से तहरीक इंसाफ के उस दावे की नफी हो रही है कि इजलास का कोई सियासी एजेंडा था और इसके जरिए फौज को अदलिया और पूरी कौम के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अब पूरी तरह से वाज़ेह हो चुका है कि PDM हर हाल में इंतखाबात से फरार चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक गैर आईनी कानून लेकर आए और इन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर की। अब इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को इसके एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इनका ये इकदाम मुसल्लह अफवाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। लेकिन आज के एलामिये में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका दावा कल इमरान खान ने किया था। इजलास से पहले ही इसे मुतनाज़े बना दिया था। पंजाब इंतखाबात की तारीख का केस मजीद संगीन होता जा रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तफरीक और तकसीम और वाज़ेह हो गई है। एक के बाद एक जज का नोट सामने आ रहा है, जिसमें न सिर्फ चीफ जस्टिस के खुद नोटिस पर सवाल उठाया जा रहा है बल्कि चीफ जस्टिस के साथी जजेस, उनके साथ रवैये और उनके कंडक्ट पर वाज़ेह एतराज़ात उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर तनकीद हो रही है, करारदादें मंजूर हो रही हैं और अब हुकूमत भी चीफ जस्टिस के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आज इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। आज जस्टिस अतर बिन अल्लाह का 25 सफ़हात का नोट सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने अदलिया की सियासी मामलात में मुदाखलत पर सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह को मामलात की खराबी की वजह करार दिया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस के कंडक्ट और चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के दायरा अख्तियार पर भी बात की है। वाज़ेह तौर पर कहा है कि खुद नोटिस का फैसला 4-3 का है और ये बात चीफ जस्टिस को 27 फरवरी को बता भी दी गई थी, मगर फिर भी चीफ जस्टिस ने अदालती ऑर्डर जारी नहीं किया, अपनी मर्जी का 5 रुकनी बेंच बना दिया और उस बेंच से जस्टिस अतर बिन अल्लाह को बाहर कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि मैंने बेंच से अलहदगी का बिल्कुल नहीं कहा था। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपने नोट में लिखा है कि उनके नोट के मुताबिक सुमोटो दायरा कार के तहत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के 3 ग्राउंड्स हैं। पहला ग्राउंड यह है कि आर्टिकल 184(3) के तहत दायरा कार को लागू करने से मुतालिक जो उसूल फुल कोर्ट ने वादे किए हैं वो इस अदालत पर बाइंडिंग हैं। दूसरा ग्राउंड यह है कि वो मामला जहां सियासी जमातों के मफादात शामिल हों वहां बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि इस अदालत की गैर जानिबदारी मुतासिर न हो। और तीसरा ग्राउंड सियासी स्टेक होल्डर्स के कंडक्ट का है, जिसने इस अदालत से रुजू किया है, यानी कि तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, जिसने इससे रुजू किया उसके कंडक्ट की बात हो रही है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह आगे लिखते हैं कि जो मामला हमारे सामने है वो एक ऐसे तनाजे से उठा है जिसकी साख बुनियादी तौर पर सियासी है और जिस पर एक हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है। मेरे मौजिज साथी जज जैसे याया आफरीदी ने दुरुस्त तरीके से अपने नोट में ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इस मामले में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए ताकि इस अदालत की फैसला करने की बेताबी पर किसी मनफी असरात से बचा जा सके। अवामी एतमाद और इस अदालत की आजादी और गैर जानिबदारी पर एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बहुत जरूरी है। इस अदालत को बहुत ही जल्द तीसरी बार एक ऐसे तनाज़े में घसीटा गया है जिसकी बुनियाद सियासी है। और इसके बाद जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने गुज़िश्ता 1 साल के हालात व वाक़यात बयान किए हैं जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है और अदालत पर ही सवालात उठना शुरू हो गए हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक पहली बार ये अदालत उस वक्त इस मामले में शामिल हुई जब सदर की तरफ से कौमी असेंबली को तहलील करने के बाद डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोक दी गई थी।
صدر نے اس حوالے سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ایڈوائس پر عمل کیا، جس کے بعد چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے 12 ججز کی سفارش پر اس معاملے میں سو موٹو کے دائرہ کار کو لاگو کیا، اور پھر 5 ججز نے متفقہ طور پر اس حوالے سے فیصلہ جاری کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا اور قومی اسمبلی کی تحلیل کو ماورائے آئین قرار دے دیا۔ پھر تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کے عمل کو دوبارہ شروع کیا گیا اور اسمبلی بحال کی گئی، جس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر اکثریت نے اپنی رائے دی اور نتیجتاً وزیر اعظم عمران خان کو اپنے دفتر سے ہاتھ دھونا پڑا، اور پھر اس سیاسی بحران میں اس وقت اضافہ ہوا جب تحریک عدم اعتماد میں شکست ہونے کے بعد عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کی اہم نشست پر بیٹھنے کے بجائے اپنی جماعت سمیت قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر دیا۔ تحریک انصاف کی طرف سے استعفے دیے گئے، لیکن اسپیکر کی طرف سے ان کے استعفے منظور کرنے میں تاخیر کی گئی، اور اس حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی عمل اور آئینی جمہوریت پر گہرے نتائج مرتب ہوئے، اور پھر عدالت سے کہا گیا کہ وہ ایک اور پیچیدہ سیاسی صورتحال سے متعلق ایک ثالث کا کردار ادا کرے، جس صورتحال کو سیاسی سٹیک ہولڈرز نے جنم دیا تھا۔ پھر صدر کی طرف سے اس عدالت کے ایڈوائزری دائرہ کار سے متعلق درخواست دائر کی گئی اور آرٹیکل 63(a) کی تشریح مانگی گئی، اور پھر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں سے 3 کی اکثریت نے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کرتے ہوئے یہ قرار دے دیا کہ پارلیمانی پارٹی کا کوئی بھی رکن اگر پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے برخلاف ووٹ ڈالتا ہے تو اس ووٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ پہلے سے چارج سیاسی ماحول میں اس فیصلے کے گہرے سیاسی اثرات مرتب ہوئے اور اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیلیں کی گئیں جو اب تک عدالت کے سامنے زیر التوا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 63(a) کے فیصلے میں بینچ میں شامل 2 ججز جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے فیصلے میں اسے آئین کو دوبارہ لکھنے کے برابر قرار دیا تھا، اور جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اس فیصلے پر آبزرویشن دی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ کے مطابق پولرائزڈ سیاسی سٹیک ہولڈرز کے لیے آنے والے واقعات پر آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پنجاب کی حکومت قائم کرنے کے بعد تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر دیا، جس کے بعد پنجاب کی اسمبلی 14 جنوری 2023 اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی 18 جنوری 2023 کو تحلیل کر دی گئی، اور جب متعلقہ حکام کی طرف سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان اب تک نہیں ہوا تھا تو ایک سیاسی سٹیک ہولڈر یعنی تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، اور کچھ دیگر شہریوں نے بھی وہاں درخواستیں دائر کر دی، اور موقف اختیار کیا گیا کہ وہ اس معاملے میں متاثر ہوئے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ حکام کی طرف سے کوئی ایکشن نہ لینا انتخابات میں تاخیر پیدا کر سکتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ وہ اس حوالے سے مناسب فیصلہ جاری کر کے ذمہ دار حکام کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کا انعقاد اس ٹائم فریم کے اندر کریں جو آئین میں لکھا ہے۔ اسی قسم کے ریلیف کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر کی گئی۔ اسی اثنا میں لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں کو قبول کرتے ہوئے فیصلہ جاری کیا کہ الیکشن کمیشن گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہو جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئیں جو لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے زیر التوا ہیں۔ ان اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور انہیں سنا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے جاری کیا اس میں اب تک کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے کیونکہ اب تک ڈویژن بینچ کی طرف سے کوئی حکم امتناع جاری نہیں کیا گیا ہے، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ درست طور پر قائم ہے اور حکام پر بائنڈنگ ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے نافذ کریں، اور لاہور ہائی کورٹ میں ہی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے سے متعلق توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ کے مطابق اس عدالت کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنا فیصلہ نافذ کرنے سے متعلق وہ لاہور ہائی کورٹ کی قابلیت اور صلاحیت پر شک کرے۔ ایسا کرنے سے صوبے کی آئینی عدالت کی صلاحیت اور آزادی مجروح ہوگی۔ جو قابل نفاذ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا وہ بائنڈنگ ہے، اور کوئی بھی ایسے اقدامات جو اس فیصلے کے عمل درآمد کو روکیں تو حکام کو اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے پر سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ کے مطابق جہاں لاہور ہائی کورٹ نے پہلے ہی اس حوالے سے ایک فیصلہ جاری کر دیا تھا اور یہ فیصلہ نافذ ہونے کے عمل میں ہی تھا، تو سپریم کورٹ کے سامنے اسی حوالے سے آرٹیکل 184(3) کے دائرہ کار کو لاگو کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی اور استدعا کی گئی کہ انتخابات کا انعقاد آئین کے تحت طے کردہ ٹائم فریم کے اندر ہو۔ ان درخواستوں میں سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نام سے دائر ہوئی، جبکہ دوسری درخواستیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسپیکر اور سابق اراکین صوبائی اسمبلی کی طرف سے دائر ہوئی۔ یہ بات نوٹ کی جاتی ہے کہ جو دوسری درخواستیں دائر ہوئیں ان کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف سے تھا جس نے پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی تھی اور اس کی استدعا پر مناسب فیصلہ بھی آ چکا تھا، اور اسی وقت سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ
जो एक पुलिस अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग से मुताल्लिक मामला सुन रहा था, उसने इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया और उनको सुनने के बाद 16 फरवरी 2023 को फैसला भी जारी कर दिया, जिसमें इस बेंच की तरफ से यह करार दिया गया कि आईन ये कहता है कि पंजाब के सूबाई इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो और इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई है, जिसकी वजह से यह खतरा मौजूद है कि आईन की खिलाफ वर्जी हो। उस 2 रुकनी बेंच ने यह भी करार दिया कि क्योंकि इस मामले से मुतालिक सवाल इस बेंच के सामने नहीं उठाया गया, इसलिए यह मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाता है ताकि वो आईन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस पर कोई फैसला करे। जिसके बाद रजिस्ट्रार ने इस 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल करते हुए ये मामला आगे भिजवा दिया और फिर चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी 2023 को एक इंतजामी ऑर्डर के जरिए इस मामले पर एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। और इस हवाले से जो सवाल फ्रेम किए गए वो ये थे कि किसके पास ये आईनी जिम्मेदारी है कि सूबाई असेंबली में आम इंतखाबात की तारीख को फिक्स करे और कब और कैसे ये आईनी जिम्मेदारी अदा की जाए और वफाक और सूबे की आम इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक आईनी जिम्मेदारी क्या है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक अदालत के सू मोटो दायरा कार को लागू करके इस हवाले से जो दरख्वास्तें थी वो समाअत के लिए 23 फरवरी को इस खुसूसी बेंच के सामने फिक्स की गई। लेकिन मेरी राय में जो सवाल चीफ जस्टिस ने फ्रेम किए थे उन पर लाहौर हाईकोर्ट पहले ही फैसला कर चुका था और असेंबली की मुद्दत खत्म होने से पहले इसकी तहलील करने की कानूनी हैसियत पर 23 फरवरी 2023 की समाअत में सवालात उठे और फिर ये सवाल फ्रेम भी किए गए कि क्या वजीर आला के पास असेंबली तहलील करने की एडवाइस देने से मुतालिक जो इख्तियार है उस पर अमल करने के लिए कोई आईनी वजह होने की जरूरत नहीं है और क्या वजीर आला अपनी आजादाना राय में ये एडवाइस दे सकता है या वो किसी और शख्स की हिदायत पर भी ऐसा कर सकता है। ये सवाल भी फ्रेम किया गया कि अगर वजीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आईनी तौर पर गलत साबित होती है तो क्या फिर असेंबली तहलील समझी जाएगी या वो बहाल हो सकती है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के मुताबिक 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी ऑर्डर भी जारी किया गया जिसमें जस्टिस याया अफरीदी का नोट भी शामिल था, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्तें काबिल समाअत होने के ग्राउंड पर मुस्तरद कर दी थी और मुख्तसर फैसले में जो वजूहात दी गई थी वो कायल करने वाली थी और दरख्वास्तों को मुस्तरद करने से मुताल्लिक फैसले से इत्तफाक करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है और मैंने अपने नोट के जरिए 24 फरवरी 2023 को अपना फैसला वाज़ेह किया है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल के तफसीली वजूहात पढ़ने का एजाज भी हासिल हुआ और मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूँ। खास तौर पर दरख्वास्तों और सू मोटो के दायरा कार को लागू करने के 4-3 के हतमी नतीजे से मुताल्लिक मैं इत्तफाक करता हूँ क्योंकि 27 फरवरी 2023 को जो एंट रूम में इजलास हुआ इसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी और मैं ये भी नोट करता हूँ कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा नहीं किया था और ना ही मेरे पास खुद को बेंच से अलहदा करने की कोई वजूहात मौजूद थी। ये बहुत अहम है कि जस्टिस अतर बिन अल्लाह कह रहे हैं कि जजेस के दरमियान 27 फरवरी को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि फैसला 4-3 का है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक जब स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद के अमल को रोका गया तो उस वक्त सू मोटो दायरा कार को लागू करने की सिफारिश 12 जजेस ने की थी और इसी से उस फैसले को कानूनी हैसियत मिली थी। इस मामले पर अवामी भरोसे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फुल कोर्ट तश्कील देना जरूरी था जिसकी मैंने अपने 23 फरवरी के नोट में भी तजवीज़ दी थी। जैसे अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक एक और पहलू अहम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो सियासी स्टेक होल्डर्स का कंडक्ट है। इस वक्त मुल्क में एक खतरनाक सियासी माहौल है और इत्तफाक की राय पैदा करना तो अपनी जगह, इस वक्त तो ये बात भी नाकाबिल फहम है कि सियासी जमातें डायलॉग करने पर रजामंद हो जाएं बजाय इसके कि अपोजिशन मेंबर की आईनी जिम्मेदारी पूरी की जाती। एक सियासी हिकमत अमली के तौर पर मजमूई तौर पर इस्तीफे दे दिए गए। पहले आईनी अदालत को मजबूर किया गया कि वो स्पीकर को मजबूर करें कि इस्तीफे कबूल किए जाएं और जब इस्तीफे कबूल कर लिए गए तो फिर अदालतों से रुजू किया गया कि इस्तीफे कबूल करने के फैसले को मुस्तरद किया जाए। सियासी स्टेक होल्डर की तरफ से सूबाई असेंबलियों को एक सियासी हिकमत अमली के तहत तहलील करना सवालात उठाता है। क्या ऐसा कंडक्ट आईनी जमहूरियत की स्कीम के मुताबिक है? क्या ये अपने आप में आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या अदालत को अपना फोरम सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने देना चाहिए या खुद को ऐसे कंडक्ट की हौसला अफजाई करते हुए खुद को सामने लाना चाहिए? क्या अदालत को सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से फोरम शॉपिंग का नोटिस नहीं लेना चाहिए जहां एक ही वक्त में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार को लागू किया गया? इस अदालत को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स की सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ा रही है और ये अदालत ऐसा कर भी नहीं सकती है। इस तरह अवामी एतमाद इस अदालत की गैर जानिबदारी और आजादी पर खत्म हो जाएगा। अगर ये अदालत ऐसा तासुर देगी कि वो गैर जमहूरी उसूल और इक़दार की हौसला अफजाई कर रही है, ये अदालत सियासी स्टेक होल्डर्स को अपने तनाज़ात हमारे पास लाने की हौसला अफजाई करके पार्लियामेंट और उन फोरम्स को कमजोर करेगी जो आइन के तहत बनाए गए हैं।
सियासी स्टेक होल्डर्स की दरख्वास्तों को सुनने से पहले उन्हें अपनी नीयत की ईमानदारी और इखलास को साबित करना होगा। सियासी स्टेक होल्डर्स के कंडक्ट ने एक गैर मामूली सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है और ऐसा कंडक्ट अपनाया गया है जो बर्दाश्त, डायलॉग और बहस के जमहूरी इक़दार से खाली है। सियासी स्टेक होल्डर्स का कंडक्ट उन्हें आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरा कार को लागू करने का हकदार नहीं बनाता। जैसे अतर मिनल्ला की नोट के मुताबिक ये कलमिया है और सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए नाकाबिल तसव्वुर है कि वो अपने सियासी तनाज़ात के हल के लिए अदालत को शामिल करें, जिन्हें हल उन फोरम्स पर होना चाहिए जो इस मकसद के लिए आइन के तहत बनाए गए हैं। और ये भी खतरनाक है कि सियासी स्टेक होल्डर्स का कंडक्ट और उनकी सियासी हिकमत अमली मुल्क में सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी और सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की के लिए एक पेशगी शर्त है। सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताकत की जंग इस मुल्क के अवाम की फलाह और उनकी मुआशी सूरत हाल को मजरू कर रही है। इस मुल्क के लोगों को बहुत बड़े अरसे तक उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखकर तकलीफ में रखा गया है। गैर जमहूरी हुकूमतें जिन्हें इस अदालत ने दुरुस्त करार दिया, उसने पाकिस्तान और इसके लोगों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। आज पाकिस्तान की 75 साल तारीख के बाद भी इदारे कमजोर हैं और मुल्क सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है और वक्त आ गया है कि जो लोग भी जिम्मेदारान हैं वो एक कदम पीछे हटें और अपना अपना जायजा लें। इस अदालत के समेत तमाम इदारों को अपनी अना को एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तरफ बढ़ना होगा। अपने इदारे की बात करते हुए मैं ये कहूंगा कि ये वाज़ेह है कि हमने अपने तारीख माजी से कोई सबक नहीं सीखा। हम माजी के फैसलों को तो मिटा नहीं सकते, लेकिन ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि अवामी एतमाद को बहाल किया जाए ताकि माजी को कुछ हद तक भुलाया जा सके। जब सियासतदान मुनासिब फोरम्स पर रुजू करने के बजाय अपने तनाज़ात इस अदालत में लेकर आएंगे तो वो केस या तो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, लेकिन लामुहाला ये अदालत ही लूजर होगी। सबसे अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस के साथी जजेस उनके कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में वाज़ेह किया है कि चीफ जस्टिस का खुद नोटिस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो गया था, उन्हें बता भी दिया गया था। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया है कि उसको नोटिस की समाअत से उन्होंने खुद को अलग नहीं किया था, मगर उन्हें फिर भी बेंच में शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने अलग कर दिया। इसी तरह का एतराज इब्तिदाई समाअत में शामिल जज जस्टिस जमाल बंदूखेल ने भी अपने नोट में किया था। उन्होंने लिखा कि 30 मार्च को समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया। अदालत में मौजूद होते हुए मैं भी अपनी राय देना चाहता था, लेकिन मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और बेंच के दीगर अराकीन खड़े हो गए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं अपने चैम्बर में काफी देर तक रहा, लेकिन समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से कोई मालूमात ही नहीं फराहम की गई। जब मैं अपने घर पहुंच गया तो मुझे 30 मार्च की तारीख का ऑर्डर मौसूल हुआ जो चीफ जस्टिस ने बेंच का हिस्सा होते हुए मुझे दस्तखत के लिए भेजा था। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपने खुलाफी नोट में लिखा कि ये ऑर्डर खुली अदालत में डिक्टेट नहीं किया गया था, बल्कि ये मेरी गैर मौजूदगी में सुनाया गया था और इस हवाले से मेरी राय ही नहीं ली गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस काबिल ही नहीं समझा गया कि मेरा मशवरा लिया जाता। इस मामले की पहली समाअत से ही मैं चाहता था कि बेंच 1 मार्च के फैसले और अदालत के हुक्म के तनाज़े को पहले हल करे, जिसका फैसला अभी तक सामने ही नहीं आया है और अभी वाले मामले से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरे बार बार कहने के बावजूद इस मामले को कोई अहमियत नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल, वुकला बरादरी और सियासी जमातों के वुकला ने भी दरख्वास्त की कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया गया। इन हालात में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेंच में मौजूदगी मेरे दीगर बिरादरान को बेचैन करे, इसलिए मैं बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे संगीन आईनी मसाइल जन्म लेते हैं जो तशरीह तलब हैं और जिसके हल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की इज्तिमाई दानिश की जरूरत है, जिसके लिए मैं हमेशा मयस्सर रहूंगा। ये सब कुछ खुद चीफ जस्टिस के साथी जजेस उनके बारे में लिख रहे हैं कि 4-3 का फैसला जारी करने का फैसला होता है, मगर चीफ जस्टिस ऑर्डर जारी करने के बजाय अपनी मर्जी का 5 रुकनी बेंच बना देते हैं। जिस जज ने खुद को अलग ही नहीं किया उन्हें बेंच से अलग कर देते हैं और फिर रहे सहे 5 रुकनी बेंच में से भी जस्टिस अमीनुद्दीन खुद को अलग कर लेते हैं। जस्टिस जमाल बंदूखेल शिकायत करते हैं कि मुझसे मुशावरत के बगैर कोर्ट ऑर्डर लिख दिया गया, हालांकि मैं इंतजार करता रहा, और फिर वो भी एहतजाजन अलग हो जाते हैं। मगर चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच के साथ समाअत आगे बढ़ा देते हैं। दीगर सियासी जमातों के वुकला को नहीं सुनते, मगर असद उमर को बुलाकर सुन लेते हैं और फिर 3-0 का फैसला दे देते हैं। ये सब अदालत के अंदर हो रहा है और अदालत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और अदालत के बाहर भी तनकीद हो रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली नोट सामने आने के बाद नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पीटीआई और इमरान खान की हिमायत में आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। इख्तियारात की इस खुली खिलाफ वर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दे दिया है। बेदाग शोहरत के हामिल जजेस ने चीफ जस्टिस के कंडक्ट और जानिबदारी पर सवालात उठाए हैं। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि किसी भी चीफ जस्टिस पर इस तरह के मिसकंडक्ट का इल्जाम कभी नहीं लगा।
पी टी आई की तरफ उनका झुकाव वाज़ेह है। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया है और गो होम बंदियाल का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मरियम नवाज ने लिखा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत या काबीना को दायर करना होगा। अगर सदर इस रेफरेंस को रोकते भी हैं तो दुनिया को यह गठजोड़ देखने दें और जुर्म में साथियों की निशानदही करने दें, और ये इस हकीकत को भी मजबूत करेगा कि ये लोग चीफ जस्टिस के साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लिखा कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, न कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फिलफौर मुस्ताफी हो जाए। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है, ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस और अक्सरियत जजेस की ना माने वो अवाम कैसे माने। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरी कबूल नहीं की जा सकती। ये बात आया हो चुकी है कि इमरानदारी की जा रही थी, इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही थी, आइन की गलत तशरी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। हुकूमत और नून लीग जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के बाद चीफ जस्टिस इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ न सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला के तफसीली नोट पर सवाल उठा रही है बल्कि खुद उन पर भी तनकीद शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि सियासी फैसला साजी एक सियासी जमात का इख्तियार है। कैसे कोई जज किसी सियासी जमात पर कोई पॉलिसी मुसल्लत कर सकता है या डिक्टेट कर सकता है। फवाद चौधरी ने तंज़ी अंदाज में लिखा कि ये ऑब्जर्वेशंस कितनी शानदार हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो पीटीआई हर तरह के रिलीफ के लिए उनके पास जाती थी और उनकी तारीफें करती थी, उनके फैसलों आइन और कानून के मुताबिक समझती थी। गुज़िश्ता साल जून में फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हमेशा पार्लियामान को ताकतवर किया है। वो उन चंद जजेस में से हैं जिन्होंने एक दफा भी पार्लियामान की बेतौकीरी में खुशी महसूस नहीं की। ऐसे जज जमहूरियत के लिए नागुज़ीर हैं। फैसला हक या खिलाफ नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, किसी जाती ख्वाहिश पर नहीं। सिर्फ फवाद चौधरी ने, खुद इमरान खान भी जस्टिस अतर मिनल्ला की तारीफें करते थे। मैं जब हुकूमत में भी था मैं अब ये कहता हूँ कि जो अतर मिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफा इनकी तारीफ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा। और देख लें आज तरीके से आप क्या कर रही